Hello everyone, very good morning to all of you. So, dear students, COVID is increasing again and it forces us to come back on online classes. Okay, I hope all of you are doing well at your home and preparing for your annual examination that is already decided to be taken in from February 18. So all the best for that. Most of the syllabus has already been completed in the classes and the remaining syllabus will be completed in the online classes. So this is the last chapter of our geography book, Lifelines of National Economy. We have already discussed about the national economy in the previous chapters. I have already told you in details of what is economy. So here what we are going to discuss is lifelines of the national economy. What do you mean by the lifeline? The basic things which help the economy to grow, or you can say the things without whom the economy cannot grow or move is known as the lifelines of economy. Okay, so what are that things? This is means of transportation. Okay, I'll tell you in details. देखिए क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनके द्वारा किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति, ह्यूमन या कोई भी कंट्री अपना सारा पैसा कमाता है ना, उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं और कंट्री की टर्म में इसको कंट्री की इकोनॉमी बोलते हैं। तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे होता है? फैक्ट्रीज में होता है ना, माइंस में होता है, या आप अगर देखें तो खेतों में जाके होता है। तो इन सब में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक लाइफलाइन की तरह वर्क करता है, क्योंकि विदाउट ट्रांसपोर्टेशन कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकती। कैसे? मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है जो आयरन का प्रोडक्शन करती है, रॉ आयरन। तो उसको क्या चाहिए? पहले रॉ मटेरियल चाहिए, आयरन ओर चाहिए। तो आयरन ओर कहाँ पे होता है? माइंस में होता है। तो अगर किसी माइंस से आयरन ओर को लेके आना है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ेगी। फिर वो जो आयरन ओर है उससे आयरन का प्रोडक्शन होगा, उस आयरन का प्रोडक्शन करके फिर अब रॉ आयरन कोई काम का नहीं है ना हमारे लिए, उससे डिफरेंट आर्टिकल्स या मशीनरीज बनेगी, वो हमारे काम की है, तो वो अलग फैक्ट्रीज में बनती है। तो वो जो रॉ आयरन है उन फैक्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए अगेन वी नीड द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। नाउ फ्रॉम दीज फैक्ट्रीज वो जो मैन्युफैक्चर्ड मशीन्स हैं और टूल्स हैं, है ना, वो फिर आपको कंज्यूमर्स को चाहिए, तो फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। एग्रीकल्चर में ले लीजिए आप, किसी भी फील्ड में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको आपको घर तक या खेतों तक या वेयर हाउसेस तक अगर आपको लेके जाना है, देन यू ऑल्सो नीड द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो अच्छा, अदर बिजनेसेस लाइक सर्विस सेक्टर्स में अगर आप ले लें तो वहाँ पे भी आपको एम्प्लॉयज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको इकोनॉमी के लाइफलाइन के तौर पे हमेशा से माना जा रहा है। ओके, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में देखिए 3 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। हाँ, तो इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। यस, लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको मैं सही कर देता हूँ। ओके ओके, तो देखिए इस चैप्टर में क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखेंगे हम, उसमें क्या क्या आएंगे: रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, इनको हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं हर एक को, है ना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल
Transport plays an important role in economy because of transport raw material each the factory and finished product reach to the consumer। देखिए वही सेम बात है जो मैंने आपको पहले बताई है कि रॉ मटेरियल्स को सबसे पहले फैक्ट्रीज तक एंड देन प्रिपेयर्ड मटेरियल को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में आपको ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इफ ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट अवेलेबल रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर कैन नॉट सेल रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूसर कैन नॉट सेल फिनिश्ड गुड्स। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपके पास नहीं है तो क्या होगा कि जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाले हैं है ना, वो अपना रॉ मटेरियल नहीं बेच पाएंगे है ना, और जो फिनिश्ड गुड्स जो प्रोड्यूसर्स बेचते हैं वो भी अपनी फिनिश्ड गुड्स को सेल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद लेबरर्स लूज देयर जॉब्स एंड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विल बी डिक्लाइन। बिल्कुल सही है। देखिए अगर फैक्ट्रीज माल नहीं बेचेंगी अपना है ना, तो वो लेबर को रख के क्या करेंगे है ना, तो लेबर की बिल्कुल जॉब चली जाएगी और जब लोगों की जॉब जाती है तो उससे फिर लोगों की इनकम अफेक्ट होती है, इनकम इफेक्ट होती है तो फिर इकोनॉमी में देश में डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो फिर फैक्ट्रीज को भी क्लोज होना पड़ेगा। तो एक विशियस सर्कल जो है वो क्रिएट हो जाएगा उससे। पीपल सफर शॉर्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स। बिल्कुल सही बात है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होंगी तो गुड्स की सप्लाई पे उस पर फर्क पड़ेगा। चीज़ें सप्लाई नहीं होंगी, अब चीज़ों की सप्लाई नहीं होगी तो क्या होंगे, प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे चीज़ों के, तो उससे एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा देश में। द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस। ठीक है, किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड किस पे करता है कि वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट कैसे हो रहा है ना, कैसे चीज़ें। एक देखिए एक चीज़ को देश के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में अगर 10 दिन लग जाएंगे है ना, तो फिर कैसे आप इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर सकते हो, अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ को है ना, उसमें भी टाइम लगेगा। तो इसलिए चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह स्पीडली ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, स्पीडली ट्रांसपोर्टेशन, और साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। देयरफॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्वेस्टिक फॉर फास्ट डेवलपमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, इट शुड बी फास्ट इनफ, इट शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल है ना, तो और इट विल बी अवेलेबल इजीली। ये तीनों चारों क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट द एज ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन एंड इंटरनेट मेक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पॉसिबल। देखिए जरा, अब ये एक दूसरा एस्पेक्ट है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की है ना। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ का मतलब क्या है, वो फैसिलिटीज़ जिनके द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। तो वो क्या है, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स है ना, तो ये फैसिलिटीज़ भी आपको साथ ही साथ चाहिए होती हैं। अब देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को कुछ अलग अलग पार्ट में बांटा है, जैसा कि आप इमेज को देख के यहीं पे आप समझ सकते हैं है ना। क्या क्या है, बस तो रोड ट्रांसपोर्ट है ना, शिप है, वाटर ट्रांसपोर्ट, ट्रेन है ना, और उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट के केस में चीज़ यहाँ पे है ना। अब इन्हीं चारों चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल्स में देखने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, आज अगर हम देखें, Today, India is well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity and linguistic and socio-culture plurality. इंडिया जो है पूरी दुनिया से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। किन चीज़ों के बावजूद, इसका बहुत बड़ा साइज है, डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, हर तरह से डाइवर्सिटी है। चाहे आप देखें ज्योग्राफी में, तब भी हमारे यहाँ आपको प्लेन्स भी देखने को मिलेंगे, प्लेट्यूज भी देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कितनी सारी लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ आपको बहुत अच्छा वेल लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। रेलवेज हमारे यहाँ अवेलेबल है, एयरवेज हैं, वाटरवेज हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड इंटरनेट have been contributing to its socio-economic progress in many ways. The trades from local to international levels have added to the strength of its economy. देखिए हमारे यहाँ नेशनल ट्रेड भी होता है और इंटरनेशनल। नेशनल का मतलब क्या है, विद इन कंट्री, और इंटरनेशनल मतलब दूसरे देशों के साथ भी हम व्यापार कर रहे हैं। इट हैज एनरिच्ड अवर लाइफ एंड एडेड सिग्निफिकेंटली टू ग्रो सर्विसेज फैसिलिटीज फॉर द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक
ठीक है, तो बिल्कुल सही है। जब ट्रेड होता है ना, व्यापार जब होता है तो उससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जब आती है तो लोगों की जो लाइफ है उसका वे ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बार डिटेल में तीनों एक चार्ट है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी क्वेश्चन में आपको बताना है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को 3 मेजर पार्ट्स में बांटा गया है, लैंड, वाटर, एयर। अब देखिए लैंड ट्रांसपोर्ट में अगर आप देखोगे तो क्या क्या आ जाएगा, रोडवेज, बिल्कुल सही है ना, रेलवेज और पाइपलाइंस, डिटेल में देखेंगे बाद में क्या है। और वाटर ट्रांसपोर्ट को 2 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, एक है इनलैंड, दूसरा सेकंड है ओवरसीज। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि विद इन द कंट्री कोई ऐसी रिवर है, कोई ऐसी लेक है जो एक कंट्री के अंदर ही आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, तो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। एंड ओवरसीज का मतलब क्या है, ओवरसीज का मतलब है एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक अगर आप माल का सप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो वो ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। बिल्कुल ओशियंस में क्या हो रहा है, ओशियंस में ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। थर्ड है एयर। अब एयर ट्रांसपोर्टेशन में क्या आएगा, बिल्कुल है एयरवेज आएंगे, तो इसको भी 2 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। देखिए कंट्री के अंदर ही अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एयर के थ्रू, उसको डोमेस्टिक बोल रहा है, जबकि वाटर के केस में उसको इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, इनलैंड और डोमेस्टिक एक ही चीज़ है, वाटर के केस में इनलैंड बोल रहे हैं और एयर के केस में डोमेस्टिक एयरवेज उसको बोल रहे हैं। और सेकेंड है इंटरनेशनल एयरवेज, मतलब किसी दूसरे कंट्री से एयर के थ्रू आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसको इंटरनेशनल की परिभाषा दी गई है। अब डोमेस्टिक में इसको 2 अलग अलग पार्ट में बांट दिया है, पब्लिक अंडरटेकिंग, प्राइवेट एयरलाइंस। पब्लिक अंडरटेकिंग क्या होगा, वो कंपनीज जिनको गवर्नमेंट ओन करती है ना, जिनकी मालिकाना हक गवर्नमेंट के पास है, दैट इज नोन एज पब्लिक अंडरटेकिंग्स। एंड द कंपनीज विच इज ओन्ड बाय द प्राइवेट कंपनीज और एनी पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज नोन एज प्राइवेट एयरलाइंस। ओके, तो ये हमारे कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, इनको एक एक करके हम आप आगे इस वीडियो में डिटेल्स में देखने जा रहे हैं। सबसे पहला है रोडवेज। ओके, तो देखिए रोडवेज के बारे में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट। इंडिया दुनिया का ऐसा देश है जिसमें सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है ना, सबसे बड़ा रोड नेटवर्क नहीं है ओवरऑल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो, लेकिन उन कंट्रीज में से एक है जिनमें सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। अराउंड 2.3 मिलियन किलोमीटर, 2.3 मिलियन किलोमीटर कितना होता है, अराउंड 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो 23 लाख किलोमीटर के अराउंड हमारे इधर आपको रूट्स देखने को मिल जाएंगे। इन इंडिया रोडवेज हैव प्रेसिडेड रेलवेज, है ना, जो रोड है वो रेलवे से भी पहले या रेलवे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ना, रेलवे से पहले हमारे यहाँ रोडवेज को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। दे विल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन व्यू ऑफ एज विथ विच दे कैन बी पुल्ड एंड मेंटेन। अब देखिए रेलवेज के कंपैरिजन में रोडवेज को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। क्या क्या रीज़न है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोड्स इज easier than manufacturing of railway lines, and it is less costlier than the railway lines, and there are some other things which we will discuss later in the railway section. Okay, don't worry. The growing importance of road transport versus rail transport is rooted in the following regions. ठीक है, अब देखिए अब हम वो रीजन्स देखने वाले हैं जिनमें ये बताया गया है कि क्यों हम रोडवेज को रेलवेज के कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो पहला रीज़न यहाँ पे क्या है, देखिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस। बिल्कुल सही बात है कि जो रोड है उनका कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइन के कंपैरिजन में कम पड़ता है। दूसरा, रोड्स कैन ट्रांसवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। देखिए जो रोड्स है ना उनको आप किसी भी तरह के एरिया में, टोपोग्राफी का मतलब है किसी भी एरिया की जो ज्योग्राफिकल बनावट है ना, ऊबड़ खाबड़ एरिया है, प्लेन एरिया है, तो किसी भी तरह के पर्टिकुलर एरिया में आप रोड का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड एज सच कैन ट्रांसवर्स माउंटेन्स सच एज द हिमालयास। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा स्लोपी एरिया है ना, जहाँ पे देखो ट्रेन्स, मान लीजिए कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन है ना, तो वहाँ पे ट्रेन्स का जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पे रोड बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। हमने बहुत, जैसे आप देखिए हिमालयन रीजन है,
है ना, वहाँ पे रेलवेज का डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है, लेकिन पूरे हिमालयन रीजन में हमने रोड बना के रखी है। इवन सियाचिन अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको रोड देखने को मिल जाएंगे, लद्दाख में रोड देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे ट्रेन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, तो रोड बनाना काफ़ी आसान है। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल सही है कि रोड ट्रांसपोर्ट क्या है, इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब है कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हो आसानी से। अब कैसे अफोर्ड कर सकते हो, देखिए सीधी बात है, अगर आपको थोड़ा बहुत मटेरियल भेजना है तो उस कंडीशन में अगर आप ट्रेन से भेजेंगे ना तो ट्रेन चलाने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, और मटेरियल अगर कम है तो वो आपको क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो वहीं अगर आपको कम सामान है और अगर आपको किसी रोड से भेजना है तो आप एक छोटा ट्रक ले सकते हैं, उससे छोटा ट्रक ले सकते हैं, एक बड़ा ट्रक भी ले सकते हैं, तो कम मात्रा में माल को आप आसानी से भेज सकते हो। जबकि ट्रेन के केस में अगर आप कम माल भेजोगे तो आपका फ्यूल बहुत ज़्यादा बर्न होगा और आप ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। तो छोटी छोटी डिस्टेंसेस के केस में जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो बेटर रहता है रेलवे ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। देखिए बिल्कुल सही बात कही है कि डोर टू डोर सर्विस, रेलवे आपके घर तक नहीं आ सकती है। मान लीजिए आपने कोई मशीनरी मंगवाई है, कोई सामान मंगवाया है कहीं से, है ना, तो ट्रेन रेलवे स्टेशन पे माल आएगा, फिर वहाँ से आपको लेके आना पड़ेगा, वहाँ से दूसरी गाड़ी करनी पड़ेगी, तो ये एक अलग झंझट है। लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट के केस में क्या है, कोई भी मटेरियल सीधा गोदाम से, फैक्ट्री से आपके घर तक आ सकता है, तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको कंसीडर किया जाता है रोड ट्रांसपोर्ट को रेलवे के कंपैरिजन में। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे क्या बता रहा है कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है ना वो एक ब्रिज की तरह वर्क करता है। किस किस के बीच में, रेलवे, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। हाँ, मान लीजिए कोई मटेरियल है जो आपने एयरपोर्ट के सी के थ्रू, पोर्ट के थ्रू, किसी पोर्ट से आया, पानी के थ्रू आया, फिर वहाँ से उसको रेलवे स्टेशन को पहुँचाना है, तो पोर्ट से फिर वो किसी ट्रक में जाएगा, वो ट्रक से फिर वो रेलवे स्टेशन पे उसमें अनलोड होगा, है ना, और फिर उसको प्लेन से भेजना है। तो कुल मिला के जो बीच वाला, इन तीनों को लिंक करने वाला जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, एयर, वाटर, लैंड, एयर, वाटर या रेलवेज, इन तीनों को अगर लिंक करना है कहीं से तो उसके लिए आपको जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसका सहायता लेनी पड़ेगी। ओके, इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। अब देखिए हम रोड्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे जानने वाले हैं कि इंडिया में रोड्स को कितने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिए क्या होता है, रोड्स को ना उनकी कैपेसिटी और किस बेसिस पे बनाया जा रहा है, क्या उसका रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कुछ अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो रोड्स हैं, है ना, सुपर हाईवेज। देखिए नेशनल हाईवेज आपने सुना होगा, है ना, बहुत सुनते हैं, हर एक देश में सुनते हैं। स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, अदर रोड्स, बॉर्डर रोड्स, इन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन नेशनल हाईवेज के ऊपर भी उन्होंने क्या लिखा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए क्या है कि हमारे कंट्री में गवर्नमेंट की एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें वो हमारे इंडिया के कुछ बड़ी बड़ी सिटीज़ को जोड़ना चाहते हैं, उसको उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना दी है। तो ये एक खास तरह का रोड है जिसको नेशनल हाईवे से भी ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा गया है ना। ऐसे कुछ दो प्रोजेक्ट हैं, एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, एक है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेशनल हाईवे। तो ये कुल मिला के कुछ अलग अलग टाइप के रोड्स हैं जिनको डिस्कस यहाँ पे करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में। आपने एक बार आप देख लीजिए रोड्स को कितने पार्ट में बांटा गया है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर रोड एंड बॉर्डर रोड्स। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये है क्या? द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवेज। ध्यान दीजिए, है ना, क्या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में
कौन कौन से कंट्रीज़ को जोड़ा जा रहा है, सॉरी सिटीज़ को, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। अब यहाँ पे अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको मैप पे दिखा रहा हूँ कि ये हो गया आपका दिल्ली, ये हो गया आपका कोलकाता, ये हो गया आपका चेन्नई और ये हो गया आपका मुंबई और देन अगेन दिल्ली। तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल की तरह है कि नहीं है, एक क्वाड्रिलेटरल की तरह है। तो ये देखिए मेन 4 सिटीज़ को और ये लगभग पूरा इंडिया इससे कवर कर लेंगे। तो ये जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसको 6 लेन बनाया जा रहा है। इस अब आगे क्या करने वाले हैं, अब कुछ दूसरे रूट्स बनाएंगे जो अलग अलग सिटीज़ को इस क्वाड्रिलेटरल से जोड़ेंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि पूरा इंडिया कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है उसके बारे में देखते हैं। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंक्ड श्रीनगर, जम्मू कश्मीर एंड कन्याकुमारी, तमिलनाडु एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर असम टू पोरबंदर गुजरात। अब देखिए इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तो अपना ये हो गया है ना। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको बना रही है ना, लगभग पूरा हो चुका है वो। तो इसमें 2 कॉरिडोर आ जाते हैं, एक होता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एक होता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। यहाँ श्रीनगर से अगर आप देखोगे तो कन्याकुमारी तक एक रोड बन रहा है सीधा ऊपर, बिल्कुल टॉप टू बॉटम, नॉर्थ टू साउथ इंडिया के, है ना। ये देखिए ये वाला ये ब्लू लाइन जो दिख रही है उसी के ऊपर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, कहाँ से, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। और दूसरा एक और कॉरिडोर बन रहा है, ये देखिए यहाँ इम्फाल से जो शुरू होता है और ये पूरा ये ब्लू लाइन यहाँ आपके गुजरात के पोरबंदर तक। तो ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और साथ ही साथ ये था आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो 1 2 3 नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये तीनों जो रोड्स हैं ये गवर्नमेंट का बिल्कुल ड्रीम प्रोजेक्ट है। देखिए इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, ये जो सारे रोड्स हैं वो 6 लेन वर्ल्ड क्लास बनाए जा रहे हैं। इससे हमारा जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत हद तक बहुत तेज़ी से होने लगेगा और काफ़ी ज़्यादा फ्यूल भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। अच्छा, ये तो देखिए ये तो मेन प्रोजेक्ट हैं। अब इनके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। वो क्या करेंगे इसको, अब देखिए इनको ना दूसरी जगह बहुत सारी सिटीज़ रह गई है ना अभी, तो इन सबको आपस में जोड़ा जाएगा, छोटे छोटे बहुत सारे दूसरे हाईवेज बना के। तो इस तरह से एक गवर्नमेंट का प्लान है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए कि वो सारे हाईवेज बना लिए जाएंगे। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सुपर हाईवेज इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। ये सुपर हाईवेज जो है इनका उद्देश्य क्या है कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है ना उनके बीच जो ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला टाइम है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, ये उसका मेन मोटिव है। दीज हाईवेज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। इन हाईवेज को कौन बनाता है, एक डिपार्टमेंट है NHAI जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। NHAI का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे इंपॉर्टेंट कुछ जो प्रोजेक्ट थे जिनको गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवेज के ऊपर रखा है ना। तो अब सिर्फ ये तो कुछ सिटीज़ को ही जोड़ते हैं ना इंडिया में, मेगा सिटीज़ को जोड़ते हैं, है ना। फिर बहुत सारी छोटी छोटी सिटीज़ भी तो हैं जिनको आपको नेशनल हाईवेज से जोड़ना है। तो अब इनको लिंक करने के लिए जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं वो नेशनल हाईवेज के अंतर्गत आएंगे और ये जो नेशनल हाईवेज हैं उनको गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से अब हमारे यहाँ बनाए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे लिंक द एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना। देश के ज़्यादातर हिस्सों को जो मेनली जो कैपिटल्स हैं डिफरेंट स्टेट की जो कैपिटल्स होती हैं, है ना, उनको जोड़ने वाले जो रोड होते हैं वो नेशनल हाईवेज के अंतर्गत आते हैं। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। देखिए जरा जो नेशनल हाईवेज हैं उसको कौन मेंटेन कर रहा है, CPWD। आपने PWD तो बहुत सुना होगा स्टेट में, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये CPWD है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, है ना। इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि जो डिफरेंट स्टेट की जो कैपिटल्स हैं उनको ये आपस में कनेक्ट करते हैं। अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। बहुत सारे अलग अलग हाईवेज हैं जो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट या कंट्री के किसी भी
किन्हीं भी दो अलग अलग स्टेट की कैपिटल्स को जोड़ने में आपको देखने को मिल जाएंगे। सेकंड नंबर पे जो हाईवेज हैं उनको हम बोलते हैं स्टेट हाईवेज। ध्यान देना, अभी आपने सबसे पहले पढ़ा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कुछ मेगा सिटीज़ को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। उसके बाद आपने पढ़ा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कि असम से लेके साबरमती गुजरात पोरबंदर तक आता है। उसके बाद नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि आपने देखा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। उसके बाद आपने नेशनल हाईवेज बहुत सारे हैं, उनको आप याद नहीं रख सकते, है ना, बहुत सारे हैं, नंबर्स नहीं है उनका कुछ। तो फिर नेशनल हाईवे बस आपको याद क्या रखना है कि वो कनेक्ट करते हैं किसको, अलग अलग स्टेट कैपिटल्स को आपस में कनेक्ट करने का उनका काम होता है। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेट हाईवेज। व्हाट इज स्टेट हाईवेज? बिल्कुल नाम से पता चल रहा है ये किसके स्टेट के अंदर बनेंगे। इनको मेंटेन करने का काम होगा स्टेट गवर्नमेंट का, इनको बनाने का काम होगा स्टेट गवर्नमेंट का, और ये स्टेट्स के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उसको स्टेट कैपिटल से जोड़ने वाले रोड जनरली होते हैं। रोड लिंकिंग है स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर नोन एज द स्टेट हाईवेज। सेकंड है दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। देखिए PWD, इन रोड्स को कौन बनाता है और मेंटेन करता है? तो इनको बनाने का और मेंटेन करने का जो काम है वो PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसको करता है, जो कि हर एक स्टेट में अपना अपना डिपार्टमेंट होता है। और इसको कौन मेंटेन करता है? PWD को ऑन करती है स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरीज में भी सेम डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। अभी क्या है, दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट। दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय द जिला परिषद। ध्यान दीजिए, ये कौन से रोड है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, किसी डिस्ट्रिक्ट का जो मेन हेडक्वार्टर है उसको उस डिस्ट्रिक्ट की विभिन्न जो तहसीलें होती हैं, है ना, तहसीलों से ऐड करने वाला जो रोड होते हैं उनको क्या बोला उन्होंने? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट रोड्स बोला है। और इनको कौन मेंटेन करता है? इनको मेंटेन करती है जिला परिषद। उसके बाद आ जाइए अदर रोड्स, है ना, जो दूसरे और छोटे रोड्स रहेंगे तो इनमें क्या क्या है? रूरल रोड्स आ जाएंगे, है ना। तहसीलों को विभिन्न जो गांव में जो रोड होते हैं ना छोटे छोटे, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाले कितने छोटे छोटे रोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, हर एक जो विलेजेस को कनेक्ट करते हैं। रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विथ टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। इनको अदर कैटेगरी में रखा गया, किसको? रूरल रोड्स को, जो छोटे छोटे गाँव को आसपास का कोई भी टाउन है या कोई हाईवे उससे कनेक्ट करते हैं। दीज रोड्स रिसीव्ड स्पेशल इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बिल्कुल सही सुना आपने, ये सारे रोड जो है ना वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखिए इंडिया में जो योजनाएं चली हैं, बहुत योजनाएं चली हैं, लेकिन सबसे सक्सेसफुल अगर किसी योजना का अगर आप नाम लाएगा, स्कीम का नाम लाएंगे तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम उसमें जरूर होगा। मुझे अच्छे तरीके से याद है पिछले कुछ सालों पहले किसी भी गांव में कोई रोड्स नहीं होते थे, लेकिन सिर्फ ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे लॉन्च हुई थी, उसके बाद से मैंने देखा कि हर एक गांव के जो रोड्स हैं वो बन गए। बहुत ही अच्छी योजना है। अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजंस आर मेड सो दैट एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक्ड टू अ मेजर टाउन इन द कंट्री बाय एन ऑल सीजन मोटरेबल रूट्स। ठीक है, इस योजना का क्या मोटिव था कि हमारे यहाँ के जो गांव हैं, जो विलेजेस हैं, उनको आपको आसपास के कोई मेजर टाउन से कनेक्ट करना है। कैसे रोड से? ऑल वेदर रोड से, कि किसी भी सीजन में वहाँ आया जा सके। अदरवाइज 15-20 साल पहले कंडीशन क्या थी कि जो विलेजेस होते थे वो जो रेनी सीजन होता है ना, उसमें तो वहाँ आना जाना पॉसिबल ही नहीं हो पाता था, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो फाइनली अब पॉसिबल हो पाया है और आसानी से ट्रैवल कर पाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है बॉर्डर रोड्स। हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट होता है, लाइक पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत, बांग्लादेश, है ना। तो ऐसे कुछ नेपाल, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्या है कि बॉर्डर के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ना एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसको बोलते हैं BRO। क्या बोलते हैं? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर के आसपास के जो एरिया, एक पर्टिकुलर उसका रीजन है कुछ किलोमीटर का, कि उस रीजन में जो रोड बनाएगा वो BRO बनाएगा। अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री।
This organization was established in 1960 for the development of road of strategic importance in the northern and नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। कहाँ पे? मेनली 1960 में ये जो BRO है इसको बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिपार्टमेंट बनाया था, और मेनली जो नॉर्थ, हमारा जो नॉर्थन एरिया है, हिमालयन रीजन है वहाँ पे, और नॉर्थ ईस्टर्न असम अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए इस डिपार्टमेंट को बनाया गया था। दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एसेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन एंड हैव हेल्प्ड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस एरियाज। तो BRO की मदद से क्या हुआ, ये जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे डिफिकल्ट टेरेन, टेरेन मतलब जमीन है ना, या क्योंकि वहाँ पहाड़ है ना, टेरेन बोलते हैं ज़मीन को, तो वहाँ जो टेरेन है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। पहाड़ी एरिया में रोड बनाना नॉर्मल कंडीशन में रोड बनाने से काफ़ी अलग है। तो BRO जो है स्पेशलाइज्ड है उसमें, उस पर्टिकुलर रीजन में कैसे रोड बनाना है उसमें BRO स्पेशलाइज्ड है। तो जब रोड बन गए वहाँ पे तो क्या हुआ, वहाँ के जो लोग हैं जो माउंटेनियस रीजन में रहते थे वो कनेक्ट हो गए सिटीज से, तो उससे क्या है कि उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हुई है, वो भी बिजनेसेस से जुड़ पाए हैं। The next point is the railway is the largest public sector undertaking in the country. The first train steamed यहाँ पे तो रेलवेज का आ गया, हाँ इसको पॉइंट को अपन क्या लिखा हुआ है, द इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। द फर्स्ट ट्रेन steamed फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853 कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर concrete or even bitumen of coal, therefore these are all weather road। ठीक है, थोड़ा सा ये पॉइंट यहाँ पे मिसमैच हो गया है, इसको हम बाद में इग्नोर कर दीजिए आप। देन व्हाट अबाउट द टर्म रोड डेंसिटी। ठीक है, रोड के बारे में हमने सारे टाइप के रोड्स हमने देख लिए। अब एक वर्ड यहाँ पे आपको बुक में देखने को मिलेगा, रोड डेंसिटी, है ना। रोड डेंसिटी क्या होती है, तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। The length of road per 100 square kilometer of area is known as density of roads. Distribution of road is not uniform in the country। देखिए, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितना किलोमीटर आपको रोड देखने को मिलेगा उसको क्या बोला जाएगा, रोड डेंसिटी। इससे कोई स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब ये होता है कि आप 1 किलोमीटर ऐसे जाइए, 1 किलोमीटर ऐसे जाइए, 1 किलोमीटर ऐसे जाइए, 1 किलोमीटर, ये 1 स्क्वायर किलोमीटर है। तो 100 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या होगा, जब आप 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर ईच साइड, तो ये इसके बीच में जो जगह होगी ना ये 100 किलोमीटर स्क्वायर होगी। तो पर 100 किलोमीटर स्क्वायर पे कितना किलोमीटर का रोड अवेलेबल है किसी कंट्री में उसको बोलेंगे रोड डेंसिटी। तो हमारे यहाँ जो रोड डेंसिटी है ना वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग है। डेंसिटी ऑफ ऑल रोड वेरीज फ्रॉम ओनली 10 किलोमीटर इन जम्मू कश्मीर टू 375 किलोमीटर इन केरला विद द नेशनल एवरेज ऑफ 75 किलोमीटर। देखिए कितना डिफरेंस है। हमारे ओवरऑल कंट्री की अगर रोड डेंसिटी देखें तो है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर पे 75 किलोमीटर के रोड्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये डेटा जो है 1996 टू 1997 का है। अब थोड़ा सा डेटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, है ना, ये बढ़ गया होगा ऑब्वियसली, बिल्कुल बढ़ गया होगा, 100 से ऊपर पहुँच चुका है। तो लेकिन स्टेट वाइज देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में अगर आप देखोगे तो पर 100 स्क्वायर किलोमीटर आपको सिर्फ 10 किलोमीटर्स ऑफ रोड देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप केरला में देखोगे तो 375 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ये डेटा थोड़ा सा ओल्ड है, मैं इसको कोशिश करूंगा आगे आपको नया डेटा प्रोवाइड कराऊं। उसके बाद रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, देखेंगे आगे। कीपिंग इन व्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर्स द रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट, अबाउट हाफ ऑफ रोड्स आर अनमेटेड एंड दिस लिमिट्स देयर यूजेज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। देखिए जरा, जितना हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है, जितने हमारे यहाँ व्हीकल्स हैं, जितने लोग रोड पे चलने वाले हैं, उसके कंपैरिजन में हमारे जो रोड्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है, अपर्याप्त है अभी भी। और आधे से ज़्यादा जो रोड है ना वो अनमेटेड है, मतलब वो कच्चे रोड है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, कच्चे रोड के कंडीशन में क्या होता है कि जब आप रेनी सीजन होता है तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे कीचड़ हो जाती है, तो फिर वहाँ से निकलना किसी भी व्हीकल का आसान नहीं होता है। तो वो ऑल वेदर रोड्स भी हमारे इधर अवेलेबल नहीं है। द नेशनल हाईवे आर इनएडिक्वेट टू, मोreover the roadways are highly congested in cities and most of the bridges and culverts are old and narrow।
जो ज़्यादातर जो ब्रिजेज़ हैं, बहुत सारे ब्रिजेज़ हैं पुराने हैं, है ना, जो सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए। रोड जो है वो बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं है। हालांकि देखिए अब जो रोड्स बनाए जा रहे हैं ना, वो 4 लाइन 6 लाइन बनाए जा रहे हैं। अदरवाइज पहले आप रोड देखोगे ना तो सिंगल लाइन 2 लाइन ऐसे होते थे, लेकिन अब जितने भी नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो सारे 4 लाइन प्रोजेक्ट आ रहा है। मिनिमम 4 लाइन प्रोजेक्ट तो अब बन रहा है, जिससे कि आने वाले कुछ 50 सालों तक भी हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो ये पूरा था रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आगे का जो चैप्टर है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो 2 या 3 वीडियोस में हमारा ये पूरा चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो रोड ट्रांसपोर्ट हमने क्लियर कर लिया है यहाँ पे, उसके बाद रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज। तो अब आगे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बाकी नेक्स्ट 2 वीडियोज़ और आएंगे, इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बारे में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।